नई दिशा विजन में आपका स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर जैसा कि बताया जा रहा था कि यूपीटीटी 2021 का नोटिफिकेशन जो है अब जारी हो गया है। जैसा कि आपको जानकारी प्राप्त हो पा रही है, यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश 23 एलंगित प्रयागराज पिन कोड, यहाँ पर जो है दूरभाष संख्या सब पूरा लिखा हुआ है। यहाँ पर ईमेल आईडी लिखी हुई है secretary.pnpup.gmail.com और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा जो है विज्ञप्ति निकल करके आ गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता यूपीटीटी 2021 हेतु ऑनलाइन आवेदन। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो है ये है कि ये जो है 2020 में जो निकला था उसी के अनुसार जो है परीक्षा 2021 में भी कराई जाएगी, यानी क्राइटेरिया में कोई चेंज नहीं किया गया है। मार्गदर्शी सिद्धांत जो कुछ 2020 के लिए लागू थे वही 2021 में भी लागू होंगे। अब प्रश्न तो ये उठता है कि एनआईवीएच डीएलएड को 2020 में सम्मिलित करने की स्थिति स्पष्ट नहीं थी, तो यहाँ पर भी क्या 2021 में भी एनआईवीएच डीएलएड को सम्मिलित करने की स्थिति स्पष्ट नहीं है? इसके बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। यहाँ पर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी 2021 हेतु ऑनलाइन आवेदन ये जो है जारी हो गया है। शासनादेश संख्या आप देख पा रहे हैं 5/2021 192/68/4/2021, यानी ये आपने देखा कि शासनादेश संख्या है। और जो पूर्व में 15/3/2021 द्वारा जो है निर्गत मार्गदर्शी सिद्धांत शासनादेश संख्या ये जो है आप देख पा रहे हैं, ये मार्गदर्शी सिद्धांत जो कि पहले लागू थे वही इस समय इस 2021 की यूपीटेट की परीक्षा में भी लागू होंगे। यहाँ पर क्या चेंजेस हुए हैं इसको जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें। इस हेतु इच्छुक अर्ह अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि, तो यहाँ पर लिखा है अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन प्रक्रिया के अंकित प्रविष्टियों में संशोधनों का कोई अवसर दे नहीं होगा, यानी एक बार आपने जो भर दिया उस पर दोबारा कोई संशोधन का अवसर आपको नहीं मिलेगा। अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन के फाइनल सेव करते हुए पूर्व ऑनलाइन अंकित प्रविष्टियों और अभिलेखों का मिलान कर लें। जो आपके अभिलेख उससे अपना मिलान कर लें, उसके बाद जो उसको सेव करें। अभ्यर्थियों से रजिस्ट्रेशन को फाइनल सेव करने के पूर्व इस आशय के घोषणा पत्र को चयन करना अनिवार्य होगा कि जो भी आपने रजिस्ट्रेशन का प्रिंट निकाला है उसमें दी गई सभी प्रविष्टियों का आपने मिलान कर लिया है और उसे सही पाया है और उसको अंत में मैं फाइनल सेव करने के लिए यानी अंतिम रूप से सेव करने के लिए पूरी तरह से सहमत हूँ। कोई अभ्यर्थी शैक्षिक अर्हता के आधार पर प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहता है तो उसे एक ही ऑनलाइन आवेदन में दोनों प्रश्न पत्रों के चयन की सुविधा प्रदान होगी। यानी यहाँ पर आपको अलग अलग जो है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए नहीं भरना है, एक ही आवेदन में आप दोनों को एक साथ कर सकते हैं। परंतु अभ्यर्थियों के प्रति प्रश्न पत्र परीक्षा दर से निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों का शुल्क आपको अलग अलग जमा करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन हेतु शैक्षिक अर्हता आवेदन शुल्क, पाठ्यक्रम संरचना, परीक्षा अवधि और स्वरूप शर्तों सहित विस्तृत दिशा निर्देश एनआईसी की लखनऊ की वेबसाइट पर यानी updlet.gov.in पर उपलब्ध रहेगी। इसी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन हेतु पंजीकरण फॉर्म, आवेदन शुल्क जमा करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लिंक और ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध है। इस हेतु समय सारणी निम्न है। दोस्तों यहाँ पर पूरा डिटेल करने के बाद मैं आपके मुद्दे पर जरूर आऊंगा। ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ करने की तिथि 7/10/2021 यानी 7/10/2021 अपराह्न से आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 25/10/2021 यानी 25/10/2021 यानी 25 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन, ये लास्ट डेट है। निर्धारित माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 26/10/2021। शुल्क आप 26 तारीख तक जमा कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने के बाद प्रिंट लेने की लास्ट डेट 27 तारीख यानी 27 तारीख आपको सब कुछ कर लेना है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि आखिर कौन सा मार्गदर्शी सिद्धांत है जो बाधक बन रहा है, या पीएनपी में जो कुछ प्रत्यावेदन भेजा गया था उसका क्या जवाब नहीं आया? क्या आप जैसा कि महसूस कर रहे हैं कि कल बताया गया था इसके बारे में कि पीएनपी को जो है प्रस्ताव भेजा गया था तो पीएनपी ने भी जो है इसका कोई जवाब नहीं दिया है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट करूं कि आशाएं अभी धूमिल नहीं है। पीएनपी ने जवाब नहीं दिया है। पीएनपी को इसके पहले स्पष्ट रूप से जवाब दे देते थे कि भाई हम नहीं विचार करेंगे, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। यहाँ पर जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है अधिसूचना के उद्देश्यों यानी मार्गदर्शी सिद्धांत के ऊपर देख लीजिए क्या लिखा है एनसीटी के ऊपर। इन अधिसूचना के उद्देश्यों के लिए केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा में डिप्लोमा डिग्री कोर्स पर विचार होगा तथा शिक्षा में डिप्लोमा डीएड बीएड की स्थिति में केवल भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा मान्यता कोर्स पर ही विचार होगा। तो आप यहाँ पर इस कॉलम को देख पा रहे होंगे। अगर मार्गदर्शी सिद्धांत में कहा गया है कि एनसीटी के द्वारा जो है रिकॉग्नाइज
जो डिग्री डिप्लोमा होंगे वो मान्य होंगे। तो ऐसी स्थिति में एनआईओएस को भी एनसीटी ने मान्यता प्रदान किया है, तो ऐसी स्थिति में मार्गदर्शक सिद्धांत में एनआईओएस को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि परीक्षा नियामक इसके बारे में क्या जवाब देते हैं। दोस्तों, जब तक परीक्षा नियामक की तरफ से कोई जवाब नहीं आता तो ऐसी स्थिति में ये नहीं कहा जा सकता है कि इसके बारे में क्या निर्णय होगा, लेकिन आगे चलकर के इसके बारे में जरूर कोई ना कोई निर्णय होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है पर्याप्त कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस लगे हुए हैं। जो न्यायपालिका है वो स्पष्ट रूप से कह रही है कि एनसीटी ने अगर जो है राज्य सचिवों को पत्र जारी किया और मान्यता दी है तो उसको मान्य करना चाहिए। लेकिन अभ्यर्थी अभी भी लगातार संशय और ऊहापोह की स्थिति में है कि उनको क्या करना चाहिए, आगे चल के क्या होगा उनका, और इस जो है न्यायपालिका से या धरना प्रदर्शन से किस प्रकार से काम बनेगा। दोस्तों, अभी इस बारे में काफी कुछ करना बाकी है। अभी यहाँ पर इस स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है कि जो पूर्व में मार्गदर्शक सिद्धांत हैं उस सिद्धांतों के अनुरूप ही किया जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो अधिसूचना है उस अधिसूचना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो मार्गदर्शक सिद्धांत पहले लगाए गए थे, यानी कहने का मतलब शॉर्टकट में है कि एनसीटी ने जो पहले मान्य था, कुल मिलाकर के सारांश ये निकलता है कि जो पहले मान्य था वो अब भी मान्य है, जो पहले मान्य नहीं था वो अभी भी मान्य नहीं है। कुल मिलाकर के निष्कर्ष तो यही निकलता है। तो अब ये ऐसी स्थिति में क्या एनआईओएस डीएलएड अमान्य हो गया है, इसके बारे में अभी काफी कुछ करना और कहना बाकी है। और काफी जो है अभ्यर्थियों ने जो है केस कर रखे हैं, राजस्थान में है और उत्तराखंड में सुप्रीम कोर्ट में है, तो ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन फिलहाल अब ये इस बारे में बताया जाएगा आगे चल के कि आप जो है इसका जो है फॉर्म या आवेदन कैसे भरें। यद्यपि यहाँ पर ये केस जो है अगर ऐसा आ गया है तो 18/181 केस मजबूत हो जाएगा, क्योंकि स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन में एनआईओएस डीएलएड का जिक्र नहीं है। अब इसको जो है टोटल जो है अर्जेंसी में लगवाया जाएगा। इसके बारे में हम शाम तक जो है सोमनाथ जी से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि वो इस बारे में क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आप लोगों ने देखा होगा कि 18/181 जो है इस बारे में अहम भूमिका निभा सकता है। अब जबकि बताया गया था, श्रीमान सिंह जो 18/181 के वकील हैं उनके द्वारा ये बताया गया था कि अगर जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जेंसी तभी स्वीकृत हो सकती है जब जो है सरकार ना ले। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से कहीं उल्लेख नहीं है एनआईओएस डीएलएड का। तो ऐसी स्थिति में यह अर्जेंसी मैटर बनता है और इस पर सुनवाई होगी। इस बीच में जानने की कोशिश की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होने वाली है और राजस्थान में भी सुनवाई कल है। तो आपको ये जानकारी जल्दी से जल्दी बताई जाएगी बात करके कि क्या हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में अभी जानने का कोशिश किया जाएगा कि इस मामले में क्या किया जा सकता है, जबकि पीएनपी का स्पष्ट रूप से अभी तक आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, कोई जवाब नहीं मिला है और आगे का जो प्रत्यावेदन है वो आगे गया कि नहीं गया। तो ये सारी स्थिति जानने के लिए जो है हम लोग शाम को फिर से मिलेंगे और यहाँ पर जो है इस बात की भी जानकारी ली जाएगी कि यूपी टेट के बारे में जो केस किया गया था 18/181/2019, उसमें भी कोई संभावना बन सकती है क्या, उस केस में जो है इस नोटिफिकेशन को लगाने पर कोई नया मोड़ आ सकता है। तो जानकारी करेंगे जो है आदर्श श्रीवास्तव और सोमनाथ अग्रही से भी, इस बीच में अजीत तिवारी से बात करने की कोशिश की जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में सारी सूचनाओं के साथ। नमस्कार, जय हिंद।